नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गौतम आप सभी का गौतम सही क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम जो क्लासेस हमारा छूट गया था, जैसे साइंस की जो पहला चैप्टर है, आपको कुछ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना है, जैसे कि सिलेबस क्या है। बहुत से सिलेबस कम हो चुका है, वो अब हम उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस, बहुत सिलेबस कम हुआ है। हाई स्कूल का जो साइंस का सब्जेक्ट है बहुत सा सिलेबस में कम हो चुका है। आपका पहला एक इसमें फ़ायदा ये है कि जो भी सिलेबस कम हुआ है एनसीईआरटी पैटर्न से, जो भी सिलेबस कम हुआ है उन सभी का, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें और बायो की बात करें, उन सभी चैप्टर का फर्स्ट उन सभी क्या कहते हैं सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर नहीं बदला हुआ, वो सेम ऐसे ही है जैसे था आपका। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि जो भी बच्चे, मेरे ख्याल में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, घर बैठे पढ़ रहे थे, तो वो सबसे पहले पहला चैप्टर ही पढ़ेंगे। वो हमारी सब तो यही है कि सबसे पहले पहला चैप्टर ही वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हुआ क्या है कि फर्स्ट चैप्टर वो चेंज नहीं किए हैं। चलिए इसके बारे में कौन कौन सा सब्जेक्ट चेंज हुआ इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा साइंस का पार्ट 3 वीडियो है, पहले चैप्टर का पार्ट 3 ये वीडियो है, लास्ट वीडियो ये है। हमने रासायनिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया है। इस चैप्टर का हम आपको साथ में बताते चलते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें आएगा। आपको हम बताए थे केमिकल जो बैलेंस, हम बैलेंसिंग का बताए थे। बैलेंसिंग में हम गए थे, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है, वो डेफिनेट है, वो 3 से 4 क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर से कि रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसका पहला पार्ट तो आपको बता चुके हैं। अब रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार का होता है, पार्ट 3 वाले वीडियो में ये हम अभी इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे आज। रासायनिक प्रक्रिया कुल टोटल 5 प्रकार का होता है: संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, विस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन क्रिया और उपचयन या अपचयन क्रिया। इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। पहले आप समझ लेते हैं होता क्या है। तो ये संयोजन क्रिया क्या होता है, एक सिंपल सा इतना याद रखिएगा, परिभाषा आप अपने से बना सकते हैं। पेपर में कभी भी आ जाए परिभाषा आप अपने आप से बना सकते हैं। संयोजन का मतलब क्या है, संयोजन का मतलब है कि जोड़ना। इसको संयोजन क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इसका आप खुद अपने आप परिभाषा बना सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अपकारक एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हम लिखवाए वही लिखिए, आप अपने से भी परिभाषा बना सकते हैं। वियोजन में क्या होता है, वियोजन का मतलब अलग होना होता है। जब एक या एक से अधिक अपकारक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं या टूट कर अलग हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वियोजन क्या कहते हैं। ठीक इसी तरह विस्थापन क्रिया है, जब उसमें से एक, जब कोई क्या कहते हैं एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, जब उस कंपाउंड से एक एलिमेंट या एक क्या कहते हैं एलिमेंट अलग होता है, एक एलिमेंट, तो उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। जब उसी में दो एलिमेंट अलग होते हैं तो उसको द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब दो एलिमेंट वहां से क्या हुआ, उस कंपाउंड से अलग हो गए हैं, इसे हम 2 विस्थापन क्रिया कहते हैं। इसे विस्थापन क्रिया। उपचयन अपचयन के बारे में भी बात करते हैं। उपचयन क्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखने का आता है पेपर में। क्या उपचयन और अपचयन क्रिया क्या होता है, ये पेपर में पूछे गए हैं। तो उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन क्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम अपचयन क्रिया कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन क्रिया क्या होता है। तो संयोजन क्रिया क्या होता है, अब चलिए स्टार्ट। इसके बारे में लिखते हैं परिभाषा हमने कहा है, आप खुद बना के लिख सकते हैं। एक बार हम फिर बोलते हैं, जो भी आपको नहीं दिखेगा, हो सकता है कुछ बोर्ड चमकने वजह से ना दिखे, तो हम जो बोर्ड है आप उससे भी समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक
जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। क्या है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होता है, आपको पहले फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता कि अभिकारक क्या होता है या उत्पाद क्या होता है, वो हमारी पहली वीडियो के पार्ट 1 वीडियो को जाके देखें। उसके बाद ये जितनी भी परिभाषाएं आप खुद बना सकते हैं। इन सारे अपक्रिया हो गया, रासायनिक अपक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया, इन सभी में अभिकारक उत्पाद का ही यूज हुआ है। मेनली यही एक शब्द, दो शब्द ऐसे हैं जिनका यूज होके क्या बनता है, एक परिभाषा बन रहा है। तो हम फिर से कह रहे हैं, आप अपने से भी परिभाषा बना सकते हैं और वो भी कोई भी बोर्ड में काटेगा नहीं, ठीक है ना। बट अभी परिभाषा जब भी बनाए तो ध्यान रखें, संयोजन अपक्रिया है, संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ मिलकर हम लिखे हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में जैसे भी आप बोलते हो मिलकर हम यहाँ लिखें, अभिकारक मिलकर या अभिकारक क्या आप जोड़कर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, वो रॉन्ग नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद को ना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं रसायनोजन अपक्रिया। इसमें हम एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है इसका, हम आपको पीछे बताए थे जल का निर्माण क्या किए थे, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 और 2H2O ये बना था, ठीक है ना। H2 और यहाँ हम कहते हैं 2। हम आपको कह रहे थे यहाँ G लिखते हैं, यहाँ स्मॉल g लिखते हैं। इसके बारे में हम जब क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन बता रहे थे तभी बताए थे ये G क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना। हम बताए थे आपको G का मतलब क्या है, G का मतलब गैस होता है ना। हम आप बताए थे L, स्मॉल l का क्या मतलब है, स्मॉल g का क्या मतलब है, स्मॉल s का क्या मतलब है, या स्मॉल aq का क्या मतलब है। हम एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं जो भी हम बताते हैं। इसका मतलब है लिक्विड, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी एलिमेंट के नीचे बगल में क्या लिखा है, L, इसका मतलब लिक्विड, वो क्या है, लिक्विड में है। अगर G लिखा है तो क्या मतलब उसका, गैस में। अगर S लिखा है क्या मतलब उसका सॉलिड फॉर्म मतलब ठोस में है वो। और AQ लिखा है इसका मतलब क्या है, एक्वस मतलब जली विलयन कोई है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, ये रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आई होप आप समझ लेंगे कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है, बोर्ड में पूछा भी जाता है इस पर। तो ये जल का निर्माण हो गया। आगे इसी में देखिए संयोजन अपक्रिया भी 2-3 प्रकार के होते हैं। बोर्ड में अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि संयोजन अपक्रिया कितने प्रकार का होता है, बट आगे आ सकता है, इसलिए आप जानते रहिए कि संयोजन अपक्रिया कितने प्रकार का होता है। चलिए जानते हैं। इसमें एक आता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इसके बाद चलिए जानते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिनके निर्माण में क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जिनके निर्माण में क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का मतलब हीट का भी रिलीज होता है, ठीक है ना, हीट रिलीज होती है। इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए परिभाषा हम आप बोल के लिखवाएंगे, क्योंकि अगर हम लिखते रहेंगे परिभाषा तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं, आपको लिखना होगा। जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगेगा, जो कि हम बोलेंगे आप नहीं समझ पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे, तो उसको हम लिख देंगे।
नहीं तो हम लिखते चले जाएंगे या लिखें तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए हम जो बोलते हैं वो आप लिख रहे हैं। आप जब भी बैठिए वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी हम बोलते हैं वो आप लिख लीजिए। तो उस्मान शेफी क्रिया हम इसमें लिखते रहे, लेकिन आगे से हम जो भी करेंगे हम यहाँ बोलेंगे, आपको वहाँ नोट डाउन करना है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, मतलब ऊष्मा भी रिलीज होगी। उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा क्षेत्रीय क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। प्लस इसमें ऊष्मा का भी रिलीज होगा। क्या हुआ, ये क्या है, CH4 क्या है, इसे मीथेन बोलते हैं, मीथेन। ये ऑक्सीजन है, आप लोग जानते हैं। ये CO2 कार्बन है, और ये क्या है, 2H2O। आई होप ये ठीक है ना। क्या ये CH4 क्या है, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये H2O प्लस ऊष्मा। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर और प्लस ऊष्मा भी वहाँ रिलीज होता है। क्या होता है, जब भी ऊष्मा क्षेपी क्रिया पूछेगा, ऊष्मा क्षेपी का मतलब है कि उसमें ऊष्मा का रिलीज होना पाया जाएगा। क्या होगा, ऊष्मा का रिलीज होना पाया जाएगा। इसमें ऊष्मा क्षेपी क्रिया में एक और क्रिया होता है, ऊष्मा क्षेपी। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊष्मा क्षेपी क्रिया और ऊष्मा शोषी क्रिया, इन दोनों में अंतर बताइए। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो ऊष्मा क्षेपी क्रिया पता चल गया क्या होता है। इसी तरह एक और क्रिया होता है जिसे ऊष्मा शोषी क्रिया कहते हैं। उसमें क्या होगा, देखिए ऊष्मा क्षेपी क्रिया में क्या हो रहा है, जिन क्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का कहने का मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, ऊष्मा रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ से ऊष्मा निकल रहा है। उसमें क्या होगा, ऊष्मा शोषी क्रिया में क्या होगा, उसमें ऊष्मा रिलीज नहीं होगा। क्या होगा, के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा ना, उसमें उत्सर्जन नहीं होगा। वो अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये इसका पार्ट नहीं है, संयोजन क्रिया का पार्ट ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, वो अभी किसी और का पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हमारा क्या हुआ, संयोजन क्रिया हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बारे में क्या है, इसमें एक टाइप आता है ऊष्मा क्षेपी क्रिया क्या होता है। अब इसके बाद हमारा आएगा वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया के बारे में जानेंगे। संयोजन क्रिया के बारे में एक बार हम और बता देते हैं क्या होता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, याद रखिएगा आपको इन दो ही शब्दों का प्रयोग करके परिभाषा बनाना है, अभिकारक या उत्पाद। इसके बाद इसके अलावा किन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको परिभाषा नहीं बनाना है। मैं परिभाषा बनाने पे इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। आप खुद परिभाषा बना सकते हैं और बोर्ड में आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप खुद परिभाषा बनाइए, किसका यूज करके, अभिकारक उत्पाद का यूज करके आप खुद परिभाषा बना सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन क्रिया कहते हैं।
उदाहरण के रूप में आपका जल का निर्माण हो गया। देखिए क्या मिले हैं, दो गैस मिले हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बने, एक वाटर, एक प्रोडक्ट का निर्माण किए। इसी तरह ऊष्माक्षेपी क्रिया में देखिए जिन क्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। इसमें हम क्या देखें, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिए, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए, क्या मिला हमको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस ऊष्मा का रिलीज हुआ। यहाँ होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वियोजन क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वियोजन क्रिया क्या होता है। वैसे हम आपको बता दें, वियोजन क्रिया हमने जब शुरुआत में ये बताया है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। याद रखिएगा, वियोजन का क्या मतलब होता है, टूटना होता है। अब आप एक वर्ड से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। मैं हमेशा परिभाषा बनाने में ही जोर दे रहा हूँ कि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब क्या परिभाषा बनेगा, यहाँ से ध्यान से सुनिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर, ध्यान से सुनिएगा, जब दो या दो से अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। आप खुद परिभाषा बनाइए, क्या होगा, जब दो या दो से अधिक क्या है, अभिकारक टूटकर, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जब एक अभिकारक टूटकर, क्या होगा, जब एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन क्रिया कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, क्या है, जब एक अभिकारक टूटकर, जब एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तब उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप खुद बना सकते हैं परिभाषा ऐसे ही, जब एक अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन क्रिया कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण के बारे में समझते हैं। यहाँ एक बात और आप जानते चले, वियोजन क्रिया कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन क्रिया कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले आप उदाहरण समझ लेते हैं, फिर हम समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसका उदाहरण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एक तरह का चूना पत्थर होता है। जो चूना पत्थर यूज करते हैं लोग, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसे इसका कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, चूना पत्थर। याद रखिएगा ये क्या है, चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, याद रखिए, पत्थर मतलब सॉलिड होता है ना, तो यहाँ स्मॉल एस। उसमें एक तरह का गैसी होता है, ठीक है ना, प्लस CaO, ये भी एक सॉलिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 एक गैस है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, कैल्शियम हाइड्रो चूना पत्थर को जब हीट करते हैं, ठीक है ना, जब हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं, इसे अनबुझा चूना कहते हैं। याद रखिएगा, अनबुझा चूना, इसे क्या कहते हैं, सॉरी, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसे। और ये CO2 है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं,
चूना पत्थर कहते हैं। इसको जब हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। पेपर में कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है, या चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप ये याद करते चलिए, ये ऑप्शन जो पेपर में बोर्ड में देता है 5 नंबर का, तो ये आपको हेल्प होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। और जब इनको हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? हीट देते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये एक तरह का, आप ये भी कह सकते हैं, ये एक तरह का वियोजन अक्रिया भी है। यहाँ एक तरह का वियोजन अक्रिया भी हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ कैल्शियम हम क्या करें? एक उत्पाद है। यहाँ याद ध्यान से देखिए, तो यहाँ अभिकारक जो है एक ही है। ये एक अभिकारक क्या हुआ? टूट के 2 उत्पाद। यहाँ कोई जैसे हाइड्रोजन था और वाटर था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनते थे? H2O वाटर, एक प्रोडक्ट बनता था। बट यहाँ देखिए, इसको जब हम एनर्जी देंगे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसी के टूट कर अलग अलग होकर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, इन दोनों को मिलाए तो एक अलग कंपाउंड मिला, जिसे हम जल गए, एक अलग कंपाउंड का निर्माण हुआ। बट यहाँ क्या हुआ? यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक अलग क्या है? कंपाउंड है। इसको जब हीट करते हैं, याद रखिएगा, जब भी वियोजन अक्रिया होगा तब वहाँ कंपाउंड ही रहेगा, कंपाउंड यौगिक ही रहेगा। ठीक है, यौगिक को जब हम हीट करेंगे या कुछ भी करेंगे, या जल में हम इसको भिगोएंगे, जो भी रिएक्शन को मिलेगा या जो भी प्रोडक्ट को मिलेगा, उत्पाद जो भी मिलेगा, वो हमेशा वियोजन अक्रिया होगा। उसमें किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो यहाँ चूना पत्थर है, इनको जब हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा? ये इन्हीं के फॉर्म में टूटेगा। मिलके किससे बना है? कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 3 से मिलकर बना है, तो इन्हीं में ये टूट जाएगा। क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों में टूट के ये बनेगा। अब हम बात करते हैं कि वियोजन अक्रिया कितने प्रकार का होता है। देखिए, वियोजन अक्रिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। वियोजन अक्रिया के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ। तो ये पहला होता है ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। दूसरा होता है विद्युत के द्वारा, और तीसरा होता है प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन इसको बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, इसे बोलते हैं विद्युतीय वियोजन, इसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। पेपर में ऑप्शन में ये कभी कभी 1-2 बार आया भी है कि वियोजन, इनमें से कौन सा वियोजन का प्रकार है। एक क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन से 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा वियोजन अक्रिया का प्रकार है। या एक दूसरा क्वेश्चन आता है, बोलता है कि इनमें से कौन सा वियोजन अक्रिया का प्रकार नहीं है। ये 2 तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये 4 ऑप्शन दे देगा, उन 4 ऑप्शन में एक आपका करेक्ट रहेगा। ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, प्रकाशीय, इन तीनों में से कोई एक दे देगा, जिसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा वियोजन क्रिया के प्रकार हैं। इनमें से किसी भी एक का देगा, या हो सकता है तीनों दे दे और चौथा ऑप्शन को मिलेगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये भी मिल सकता है ऑप्शन आपको। ऊपर के तीनों सही है, ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो याद रखिए, इसे प्रकार याद रखिएगा, इससे आपको ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये सारे जितने भी टाइप्स आपको बता रहे हैं आपको याद रखना है, ऑप्शन में पूछ लेता है। और दूसरा ये कंपाउंड याद रखेंगे आप, क्योंकि ऑप्शन में तो बहुत बार दिया है, कंपाउंड पूछ लेता है, उसका क्या कहता है फिजिकल नेम पूछ लेता है, फिजिकल नाम क्या है इसका। कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे एक चीज और ध्यान जान लीजिए, इसे जब बुझा हुआ चूना कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे अनबुझा चूना कहते हैं, याद रखिएगा। इसे अनबुझा चूना कहते हैं, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। जैसे हम क्या कहते हैं, वाटर डाल देते हैं, वाटर मिला देते हैं तो ये बुझ जाता है। जब बुझने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। जब तक वो पत्थर के रूप में होता है, पत्थर फॉर्म में होता है, तब उसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं अनबुझा चूना या इसी को चूना पत्थर कहते हैं। अब आता है ऊष्मा वियोजन के प्रकार। इसमें आपको खुद से लिखना, याद रखिए क्या लिखेंगे? ऐसा वियोजन जब अभिकारक टूटकर, ऐसा वियोजन जो ऊष्मा के द्वारा होता है। जैसे ये ऊष्मा के द्वारा हुआ है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो एनर्जी दिया गया है, ऊष्मा दिया गया तो ये टूट गया दो प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसी तरह जब ऊष्मा के द्वारा कोई प्रक्रिया टूटेगी तो उसे कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। जब विद्युत के द्वारा कोई प्रक्रिया टूटेगा उसे कहेंगे विद्युत वियोजन। और जब प्रकाश के द्वारा कोई क्रिया टूटेगा उसे प्रकाशीय वियोजन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आप इसके बाद इसका जो परिभाषा है आप खुद से लिख सकते हैं। जिसे हम रिपीट कर रहे हैं, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? वे क्रिया जो ऊष्मा के द्वारा क्या होते हैं, टूट कर अलग हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन क्रिया। विद्युत वियोजन क्या होता है? वे क्रिया जो विद्युत के द्वारा टूट कर, वे अभिकारक जो विद्युत के द्वारा टूट कर उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? वे क्रिया जो प्रकाश के द्वारा टूटकर अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। आई होप आप इतना अपने आप से लिख सकते हैं। अब अगला आपका आता है विस्थापन क्रिया क्या होता है। विस्थापन क्रिया में भी एक अलग देखिए, विस्थापन क्रिया और द्विविस्थापन क्रिया यहाँ तो अलग अलग है, बट आप ये होता है कि कैसे होता है ये समझिए। जब हम किसी एलिमेंट को एक उसमें से कोई एलिमेंट होता है अभिकारक है, उसमें से जब एक एलिमेंट क्या होता है टूट कर अलग हो जाता है तो उसको सिर्फ विस्थापन क्रिया कहते हैं। बट उसी विकारक में और उसी कंपाउंड में जब दो एलिमेंट टूट कर अलग होते हैं तो द्विविस्थापन कहते हैं। इसलिए ये दोनों जो विस्थापन और द्विविस्थापन ये अलग अलग ना होते, ये एक ही है। जब एक एलिमेंट हटता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। ऐसा नहीं उसे एकल विस्थापन कहते हैं, उसे एकल विस्थापन नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे उसे सिर्फ। बट जब उसमें से दो एलिमेंट अलग होंगे तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप समझ रहे। चलिए आगे समझते हैं विस्थापन क्रिया क्या होता है, इसके बारे में परिभाषा समझेंगे, बारे में जानते हैं विस्थापन क्रिया क्या होता है। हमने फिर बताया कि जब भी आप परिभाषा लिखेंगे खुद से अपने बना के परिभाषा लिख सकते हैं। विस्थापन क्रिया में क्या लिखेंगे ध्यान सुनिएगा। जब किसी क्रिया में अभिकारक टूट कर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन क्रिया कहते हैं। ये आप बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है ना। बट हम जो यहाँ लिख रहे हैं वो देखिए विस्थापन क्रिया क्या होता है। इस क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अब क्रिया से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। उसे क्या कहेंगे हम? विस्थापित ठीक है, विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ विस्थापित कर देता है, चलिए कीजिए, उसे विस्थापन क्रिया कह सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है? कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं विस्थापन क्रिया। या इसी को एक तरह से और हम बोल सकते हैं, जब किसी क्रिया में या इस क्रिया में कंपाउंड, इस क्रिया में यौगिक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इसे हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, इस क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कहाँ से? क्रिया से विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन क्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व का क्या मतलब है और कम क्रियाशील तत्व का क्या मतलब है, इसको इस तरह समझिए। अधिक क्रियाशील तत्व का मतलब है जो हाई एनर्जी, जिसके पास हाई एनर्जी होता है और एक के पास लो एनर्जी होता है।
देखिए अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व का क्या मतलब है। हाई एनर्जी कहने का मतलब हम इस तरह समझे, चलिए एक तरह समझते हैं। एक सबसे यहाँ हम एक समझ लीजिए कोई ताकतवर इंसान है और यहाँ कोई ऐसे ही है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, इसको हटा सकता है ना। ये चाहे भाई इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये इससे ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या कर सकता है, इसे विस्थापित कर सकता है, इसे हटा सकता है यहाँ से। तो ये क्या हुआ, इसी का मतलब है अधिक क्रियाशील का मतलब इसके पास हाई एनर्जी होते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास, एलिमेंट का मतलब तत्व, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, लो एनर्जी वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं अभिक्रिया से। जैसे यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। हम फिर से बोल रहे हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि इसका केमिकल नाम आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा ये कॉपर सल्फेट है। क्या है, ये कॉपर सल्फेट है। और जो भी चीज आपको नहीं दिख रहा है, जो भी चीज नहीं दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं, उससे आप समझिएगा क्या लिखा है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या है, एक्वस। AQ का मतलब एक्वस प्लस जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट लिखा हुआ, जिंक सल्फेट। जब इनको इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट जो है, जो ये सल्फेट है, ये जिंक के साथ रिएक्शन कर जाता है। सल्फेट क्या होता है, जिंक के साथ सल्फेट बना के क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और कॉपर को क्या होता है, रिमूव कर देता है। क्योंकि कॉपर पे, अगर हम वैलेंसी के बारे में, आप 9th में पढ़े होंगे, वैलेंसी के बारे में पढ़े होंगे कि कॉपर पे कितने आयन होते हैं, कार्बन में कितने आयन होते हैं, ये सब पढ़े थे। तो कॉपर के पास जो आयनों की संख्या वो कम होता है कंपेरिजन टू सल्फेट। तो सल्फेट क्या करता है, कॉपर को रिमूव करता है और इसके साथ पेयर बनाता है जिंक के साथ। तो क्या बनता है यहाँ, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर क्या होता है, रिमूव। यहाँ याद रखिएगा ये कॉपर सल्फेट एक जली विलयन है, एक्वस है, और जिंक क्या होता है, एक सॉलिड होता है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट एक एक्वस बनाता है, एक जली विलयन बनाता है, और जो कॉपर हटता है, जो रिमूव हो जाता है, वो एक सॉलिड के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। स्मॉल एस का मतलब सॉलिड होता है। अब इसी के बाद आता है द्विविस्थापन क्रिया। जैसे आप विस्थापन क्रिया को पढ़े हैं, ये बता चुके हैं कि विस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन क्रिया अलग अलग नहीं है, लेकिन रासायनिक क्रिया में इनको हम अलग अलग मान सकते हैं। द्विविस्थापन क्रिया क्या होता है, जिन क्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन चेंज होंगे, आयन एक्सचेंज होंगे, कभी आयन उधर ज्यादा या इधर ज्यादा, अभिकारक के आयनों की संख्या बढ़ती घटती रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन क्रिया, ठीक है ना। जिन क्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन क्रिया। देखिए उदाहरण दोनों में सेम है, ठीक है ना। यहाँ भी आयन ही तो चेंज हुए हैं, हम बताया अभी कि कॉपर जो आयन होता है वो कम होता है, सल्फेट पे ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, कॉपर को रिमूव करता है, और जो रिएक्शन करता है वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाता है, और कॉपर को क्या होता है, रिमूव किया जाता है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में रिमूव होता है। सॉलिड के फॉर्म कहने का मतलब ठोस होता है, ठीक है ना, सॉलिड होता है, वो ठोस होता है पूरा। तो कॉपर सल्फेट का एक एक्वस होता है, सोल्यूशन होता है। ये एक बीकर है, समझ लीजिए, कोई बीकर, इसको अच्छे समझते हैं। ये बीकर है, बीकर मतलब केमिस्ट्री लैब में आप गए होंगे तो बीकर जानते होंगे क्या होता है, एक ग्लास की तरह होता है, ठीक ना, ये ग्लास का बना होता है, ग्लास का, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। आई होप आप जानते हैं बीकर क्या होता है। तो बीकर में क्या है, इसमें क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब विलयन है। इसमें जब हम जिंक सल्फेट डाल देते हैं, क्या डालते हैं, जिंक डाल देते हैं, ठीक है ना, एक सॉलिड फॉर्म रहता है। जब जिंक हम डालते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट को रिमूव कर देता है, कॉपर सल्फेट को रिमूव कर देता है। जिंक सल्फेट क्योंकि हाई क्रियाशील तत्व है, ये हाई क्रियाशील तत्व है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो हाई क्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को रिमूव करेगा, और कम क्रियाशील तत्व की जगह क्या आएगा, हाई क्रियाशील तत्व। जैसे यहाँ हुआ है, कॉपर सल्फेट क्या था, हाई क्रियाशील, कॉपर क्या था, लो क्रियाशील तत्व था, ठीक है ना, लो एनर्जी वाला था, ये हाई एनर्जी का था। तो हाई एनर्जी क्या करेगा, लो एनर्जी को डिस्प्लेस करेगा, और उसकी जगह क्या आएगा, हाई एनर्जी। तो जिंक सल्फेट वहां बना। ये आपका उदाहरण है किसका, द्विविस्थापन क्रिया का, इसमें दो विस्थापन होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा आता है उपचयन क्रिया क्या होता है, अपचयन क्रिया क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं।
उपचयन हम पहले आपको बता चुके हैं, शुरुआत में ही आपको बताया था। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, सुनिए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन याद रखिएगा, उपचयन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है उदाहरण? कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO। क्या होता है यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, देखिए ध्यान से। कॉपर और प्लस ऑक्सीजन को जब हम क्या कहते हैं रिएक्शन करवाते हैं तो 2 कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड अभी हम आपको बताएंगे क्या है। कॉपर ऑक्साइड क्या था? कॉपर ऑक्साइड था बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, अभी हम पीछे बताए थे, याद रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो क्या हुआ, कॉपर और प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाए तो क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड मिला। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है ना, देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसलिए क्या हम लिखे थे परिभाषा देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और या हाइड्रोजन की कमी होगी, तो हाइड्रोजन तो यहाँ है ही नहीं, कमी से हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमको क्या मतलब है मेन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वृद्धि तो हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसी का ठीक उल्टा अपचयन अभिक्रिया, इसी का ठीक उल्टा है, ये आप अपने से लिख सकते हैं। क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। जब यहाँ अपचयन का लिखेंगे तो यहाँ आप लिख देंगे क्या? कमी, और हाइड्रोजन की यहाँ क्या लिख देंगे? वृद्धि। बस परिभाषा सेम वही रहेगा। उदाहरण में आप ये लिखेंगे, ठीक है ना, उदाहरण में ये लिखेंगे। क्या है? देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे आप? अपचयन कहेंगे, याद रखिएगा। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये पेपर में पूछा जाता है। इसका अंतर पूछता है, निम्नलिखित का अंतर बताइए, तो दे देगा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में ये है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, अभी याद आ गया, पेपर में ये क्वेश्चन आता है, कभी रिएक्शन दे देगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस साल तो नहीं देखने मिला, लेकिन इसके पिछले साल ये क्वेश्चन आया था। आपको रिएक्शन दे देगा, रिएक्शन के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है या ये कौन सा अभिक्रिया है, आपसे पूछेगा। जैसे आपको यही दे देगा Cu + O2 - CO। अब ये पूछेगा ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, और 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में आपको पहचानना पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं उदाहरण ध्यानपूर्वक बताइएगा। देखिए यहाँ आप जब ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको पेपर में दिया तो आप यहाँ कंफ्यूजन का आप शिकार होंगे। क्यों? यहाँ ये वियोजन अभिक्रिया भी हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जो हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या था? हमने आपको बताया था, जब किसी अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। ये क्या है? ये अभिकारक है, तो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ये अभी क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन जब भी आप लगाइए तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए वियोजन अभिक्रिया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन विद्युत वियोजन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन उसमें वियोजन अभिक्रिया, तो आप वहाँ क्या लगाएंगे? संयोजन अभिक्रिया करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में ये आ गया, ध्यान से सुनिए, ऑप्शन में क्या, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, तब आपको ऑप्शन देता है पहला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन उपचयन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन अपचयन अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन वियोजन अभिक्रिया। अब आप क्या लगाएंगे? अब यहाँ आपको लगाना है क्या? अपचयन अभिक्रिया पे टिक लगाना। याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया पे तब टिक नहीं लगाइएगा, तब आपको उपचयन अभिक्रिया पे लगाना है, क्योंकि ये मेनली क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो ये मेनली क्या है? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। बट अगर आपको ऑप्शन में
उपचयन अपक्रिया नहीं मिलता है तभी आप संयोजन अपक्रिया को टिक लगाएंगे, करेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप उपचयन अपक्रिया को ही करेक्ट करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में अक्सर आते हैं। आपसे पूछता है कि कौन सा आपके ये उदाहरण कौन सा क्रिया का प्रकार है, तो आपको बताना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान से एकदम आप इसे समझ जाइए कि उपचयन क्रिया का क्या उदाहरण। ये यहाँ तो ये उदाहरण है, दोनों में भी सही रहेगा। अगर मान लीजिए एक ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल जाए, देखिए हम सारा क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं साथ में, ठीक है ना। हम आपको सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं सारे आपको आपके सामने डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आया हो, और ऐसा आया हुआ है पिछले प्रीवियस ईयर में, आपको जोड़ेंगे तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। क्वेश्चन क्या रहता है, ये ऐसे ही एक उदाहरण दे देता है। अब आपसे पूछता है कि ये जो उदाहरण दे देगा, अब आपसे पूछेगा ये किस अभिक्रिया का प्रकार है या किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपसे पूछेगा। तो आपको ऑप्शन देखिए क्या क्या देता है। पहला ऑप्शन दे देगा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन देगा उपचयन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन देगा अपचयन अभिक्रिया। याद रखिए पहला ऑप्शन क्या था, संयोजन, दूसरा उपचयन अभिक्रिया, तीसरा अपचयन, और चौथा तो देगा वो कहेगा पहला और दूसरा दोनों सही है, ऐसा देगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चौथे ऑप्शन में ऐसे यही रहेगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब आप किस पे टिक लगाएंगे, याद रखिएगा अब आप बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पे ही टिक लगाइएगा, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो एकदम ध्यान से जो भी हम बताएं सुनिए, या आप कॉपी लिए हैं, कॉपी या पेन लिए आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी हम बोल रहे हैं। ये गलती मत कीजिएगा, तो बहुत पेपर में बहुत बार ये गलती हो जाता है कि उपचयन, आप कभी बहुत लोगों को पता है उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण ठीक कर देते हैं, कोई जानता है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ठीक कर देता है, लेकिन ऑप्शन में एक और उदाहरण मिल जाता है बोथ 1 and 2, मतलब संयोजन और उपचयन। तो जो कि टिक करना था बोथ में आप टिक कर दिए संयोजन या उपचयन, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो 5 नंबर का आपको पूरा कंप्लीट वो 5 नंबर आपको मिलेंगे। और वो बनते कहाँ क्वेश्चन, वो यही बनेंगे। आपको फॉर्मूला देगा, उसका नाम पूछ देगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देगा, पूछेगा ये कौन सा, ये क्या है, ये ऑप्शन दे देगा अनबुझा चूना, बुझा चूना, ऐसे आपको ठीक करना, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें एक नोट पॉइंट है, एक बार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वहाँ कहा क्या गया, उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाओं को क्या कहते हैं। उपचयन और अपचयन, देखिए क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड में, एक अपक्रिया में यदि उपचयन भी अपक्रिया हो रहा है और अपचयन अपक्रिया भी हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। याद रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड में एक बार आ भी चुका है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, जब अपचयन और उपचयन दोनों एक ही क्रिया में होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। अंतर आप सभी याद रखिएगा, अंतर पेपर में जरूर पूछता है, अंतर किस उपचयन और अपचयन में अंतर हो गया, ठीक है ना। संयोजन और वियोजन में अंतर पूछ लेता है, बहुत पूछा भी है। इसके बाद एक और पॉइंट है, एक और हेडिंग है, संचारण किसे है। ये हमारा आखिरी और मेन हेडिंग है, संचारण किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में हमारे इसका क्या उपयोग है। ये एक क्वेश्चन है पूछा जाता है बोर्ड में। हम जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आप हमारा पहला, दूसरा, तीनों वीडियो एकदम ध्यान से देखते हैं तो आपका बोर्ड का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। क्या बोर्ड में पूछा जाता है, संचारण किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आया हुआ है। तो संचारण क्या होता है, संचारण के बारे में आप हमारा जो पहला वीडियो देखेंगे तो आपको एक बात वहाँ पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताएं कि लोहे में जंग लगना, एक हम स्टार्टिंग में जब उदाहरण बता रहे तभी हम आपको बताएं लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना ही को ही हम संचारण कहते हैं, ठीक है ना। लोहे पर जब जंग लगता है या जंग लगना, या चांदी की परत पे, जब चांदी की परत देखें होंगे, चांदी देखें उसमें हरी हरी परत आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है, तो वो भी संचारण का एक उदाहरण है। या जो अभी हम बोले लोहे पर एक जो ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, परत आ जाती है, वो भी संचारण का ही उदाहरण है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं संचारण किसे कहते हैं, ठीक है। संचारण बोर्ड में पूछा गया है संचारण किसे कहते हैं, ठीक है। संचारण क्या होता है, एक तरह का ये जब किसी पदार्थ को हम वायु के संपर्क में रख देते हैं, वायु या एयर, वायु बोलो या एयर बोलो, एयर के संपर्क में, एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, वह पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, रिएक्शन के फलस्वरूप
उस पदक या जैसे हम लोहा ले लें या आयरन ले लें तो उसमें क्या हुआ, एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। उस ब्राउन कलर की लेयर को ही संक्षारण कहते हैं। अगर हम लोहे की जगह एक चांदी की या पीतल की कोई चीज लेते, सॉरी चांदी की कोई वस्तु ले लेते हैं तो उसमें क्या हुआ, ग्रीन कलर का लेयर चढ़ जाता है। याद रखिएगा, आयरन पर ब्राउन कलर का लेयर और चांदी पर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है, उसी को संक्षारण कहते हैं। कभी क्वेश्चन भी आया है, या आया तो नहीं है बट पूछ सकता है कि आयरन जो होता है, लोहा होता है, उस पर किस तरह की परत चढ़ती है, किस कलर का परत चढ़ता है। तो आपको याद रखिएगा ब्राउन, चांदी पर ग्रीन कलर की परत चढ़ती है, याद रखिएगा। तो आई होप आज हमारा पहला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ये बोर्ड में याद, इस टेंशन में मत रहिएगा कि ये बोर्ड से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। फिर से हम बता रहे हैं, पहले चैप्टर चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे बायो पढ़िए, इन सभी चैप्टर का पहला चैप्टर नहीं हटाया गया है। ये इसीलिए हटाया गया है कि सभी जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो पहला चैप्टर जरूर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग पहले चैप्टर से करेंगे। इसलिए पहले चैप्टर के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी चैप्टर में है। एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसपे हम उन सारे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड में हटाए गए हैं और जो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट, याद रखिएगा, हम सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बदलाव हुआ होगा तो वो आपको जावेद जी बताएंगे। हमारा साइंस का है तो हम साइंस में जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चैप्टर हटाए गए हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको, क्या क्या हटाए गए हैं, कौन कौन क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इतना याद समझिए, इस बार आपको बहुत कम सिलेबस कवर करना है। इस बार सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत आसानी से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी सिलेबस, जो भी कुछ ऐसे पार्ट भी हटाए गए हैं जिनका प्रयोग अभी आप 11th में अगर आप साइंस सेट लेते हैं तो उसमें आप यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, जब हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जो सिलेबस हटाए गए उनको भी हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की बस इतना ही। आगे हम बहुत जल्द आपके लिए जो भी सिलेबस क्या है क्या नहीं है, कौन सा सिलेबस हटाए गए, उनके बारे में बात करेंगे। उनके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब के जो भी आपको टारगेट दिया गया है उसे जल्दी कंप्लीट कीजिए ताकि आपको लाइव सेशन का मौका मिले। थैंक यू।